नमस्कार। राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। हमारे साथ है कोमल जी, हमारे साथ हैं SI बाबू जी, अतुल जी हमारे साथ हैं, यश प्रताप जी हैं, शिव जी हमारे साथ हैं। इधर की अगर हम बात करें, श्वेता सिंह जी हैं, अंजलि चौहान जी हैं, शिवानी जी हैं, और संगीम चौहान जी भी हमारे साथ हैं, नीरज जी हमारे साथ हैं, अंजलि प्रजापति जी हमारे साथ हैं, प्रशांत जी हमारे साथ हैं, इधर वंदना जी हैं, ओजस जी हैं, और रुचि राजा जी हमारे साथ हैं, इधर शिवानी जी हैं, अंजलि जी हैं। यानी आज आज दो विद्यार्थी हैं हमारे पास, ठीक है ना। दो विद्यार्थी अर्थात एक मतलब आप दोनों ही UPSI की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग माध्यमों से इस क्लास को देख रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। तो एक बैच ऐसा है जहां पर ना हिंदी साहित्य का जो पार्ट था उसमें कुछ पोर्शन छूटा हुआ था, ठीक है ना। जैसे अगर हम श्वेता जी की बात करें, या फिर रॉकी जी की बात करें, या फिर संगीम जी की बात करें, शिवानी जी की बात करें, अंजलि जी की। रॉकी जी यहाँ भी, क्या बात है। श्वेता जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। हाँ देख लो, बहुत दिनों के बाद आए हैं ना। तो उस समय जब हम UPSI की तैयारी कर रहे थे ना, तो उस समय हमारा एक टॉपिक था, और वो टॉपिक जानबूझकर थोड़ा बहुत छोड़ा गया, क्योंकि उस टॉपिक के बहाने ना अब आपसे इस परीक्षा के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया होता, ये केवल आपकी इच्छा पर हुआ, आपने जैसा कहा वैसा हुआ, और उसको करने के बाद अब हमें अब हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है सर। गुरु जी जहां आप हम वहां, ये भी ठीक है। कोई नोट्स कुछ कीजिए, कुछ लेते हैं, सार्थक हल नहीं दिखता है, दिव्यांग जी कहते हैं। हाँ, ये नोट्स को अच्छा पहले ना मुझे बताओ कि किस किस टॉपिक के नोट्स उपलब्ध। माफी चाहूंगा, ठीक है ना, कि नोट्स किस किस टॉपिक के नहीं है, ताकि मैं एक लिस्ट बनाऊं, लिस्ट बनाकर एक दिन उन पर बैठा जाए, बैठने के बाद कुछ समाधान उनका निकले, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। ठीक सर जी, इस बैच में भी प्रैक्टिस करवा दीजिए। सर जी इस बैच में प्रैक्टिस बैच, देखो प्रैक्टिस बैच इस बैच में ऐड करवा पाना। माफी चाहूंगा, सर्दी जैसी स्थिति है, एक दो बार छींक आई, उसके लिए तहे दिल से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं तैयारी को, ठीक है ना। तैयारी को शुरू करते हैं। तैयारी को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं हर एक बैच की शुरुआत में पूछता हूँ। सवाल बड़ा ही रोचक है। सवाल क्या है कि अगर हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी नियमों का पालन कर रहे हैं ना, तो विद्यार्थी को एक निश्चित पैटर्न पर कार्य करना चाहिए। निश्चित पैटर्न अर्थात कि उसे ऐसे तैयारी नहीं करनी चाहिए कि जैसे कि वह सब कुछ पढ़ रहा है। नहीं साहब, सब कुछ नहीं। एक दिन में एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, इससे ज्यादा नहीं। और कम से कम देखो, आपको सिलेक्शन के बाद 9 से 10 घंटे, तो मैंने कम कहा, आपको कम से कम ना ड्यूटी करनी होगी 10 से 12 घंटे। कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 8 घंटे। कांस्टेबल को भी तो शायद एक बार 12 घंटे के बाद छुट्टी मिलती है, लेकिन SI की जॉब ऐसी है जो 24 आवर जो कहते हैं ना जॉब, वही है। संस्थान के द्वारा आपको एक फोन भी दिया जाएगा, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उसके द्वारा आपको फोन दिया जाएगा, टैबलेट इत्यादि सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन वहां पर क्या है, वो फोन कभी ऑफ रहना भी नहीं चाहिए, हमेशा चार्ज रहेगा, ऑन रहेगा, और कभी साइलेंट नहीं होगा। वो फोन कभी भी बज सकता है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आज आप हिंदी पढ़ोगे तो सर हिंदी में आप ये टॉपिक, अगर आज आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप ये टॉपिक, या अगर आज आप मैथ पढ़ोगे तो मैथ में आप ये टॉपिक। 8 से 9 घंटे की बैठने की आदत डालो लाइब्रेरी में। और अगर अभी भी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है, तो आप उन सभी विद्यार्थियों से थोड़ा बहुत पीछे हो जो कि सक्रिय हैं इस परीक्षा के लिए। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना इतना जतन कर रहे हैं कि पूछो मत, ठीक है ना। सभी के सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको उन्हीं की तरह थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। लाइब्रेरी में 9 से 10 घंटे बैठने की आदत डालो। और इसके साथ फिर सर क्या होगा, इसके साथ हम करेंगे हमारा रिवीजन। कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आज पढ़े हुए टॉपिक का 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद समय मिल जाएगा, तो 21वें दिन भले ही माता पिता से थोड़ी बहुत बहस करने के बाद भी आपको लाइब्रेरी जाने की परमिशन मिले ना, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ज्वाइन कर लेना जरूर। कि माता पिता से बोलना कि इस परीक्षा में सफलता असफलता का जिम्मेदार मुझे ही रहने दो। मेरे पास ऐसा मौका मत छोड़ो कि किसी से मैं कहूं कि मेरे माता पिता ने मुझे
मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया या लाइब्रेरी ज्वाइन करने नहीं दिया। ठीक है ना, डन। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। मुझे देख पा रहे हो आप? डन है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, तो हम आदिकाल पर बातचीत कर रहे थे। देखो एक बैच ऐसा है जहां पर हमने भक्ति काल तक पढ़ लिया है, तो वो वाले विद्यार्थी केवल करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। भक्ति हम अभी आदि काल को समाप्त करने के बाद फिर से भक्ति काल स्टार्ट करेंगे, और भक्ति काल को शुरू करने के बाद की स्थिति होगी फिर रीति काल पढ़ेंगे, और रीति काल के बाद फिर आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल के बाद एक वाक्य टॉपिक है, वाक्य टॉपिक पर आपकी और हमारी चर्चा होगी, वाक्य टॉपिक को भी लपेटते रहेंगे। ठीक है ना, तो डन। तो आप भी इनके साथ ना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है जी। केजीएस जी, संगीम जी, अंजलि जी, ठीक है ना, और शिवांग जी, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ये जो नोट्स थे हमारे, ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, और इन नोट्स को आप कराओगे प्रिंट। क्या कराओगे? प्रिंट। और प्रिंट कराने के बाद अपने पास रखोगे, और रखने के बाद इनको पढ़ने का प्रयास करोगे। ठीक है ना। हालांकि इनके इनके बाद कि जैसे यही चीज मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन रहा वो कैसे रहा, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद सर हमने ऐसे पढ़ा होगा कि रामचंद्र शुक्ल, फिर सर यहाँ पर वर्गीकरण, फिर सर हम इस मैप के आधार पर चल रहे थे। ये जो मैप था हमारा सर, यहाँ पर सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या 84, नाथ की संख्या 9, फिर जैन साहित्य, यहाँ पर सर हमने स्वयंभू इत्यादि कवि को पढ़ा। चारणी साहित्य अभी आएगा, यानी यहाँ पर हमें रासो साहित्य पढ़ना है, प्रकीर्णन साहित्य और अपभ्रंश, और कुछ फुटकर रचनाएं भी हमें देखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर यहाँ पर भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को हम जांचते हुए चलेंगे, फिर संत काव्यधारा, सूफी, आख्यान और फुटकर इत्यादि इत्यादि बातों को देखते हुए चलेंगे। उसके बाद सर रीतिकाल, रीतिकाल के बाद सर फिर आधुनिक काल। ठीक है ना। ये आपके किसके नोट्स हैं? ये है आपके आदिकाल के नोट्स। के सिद्ध साहित्य कौन थे? वज्रयानी थे। शायद मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूं, ये फाइल आपको दिख पाएगी। ये दोनों ही बैचेस में उपलब्ध करवा दी गई है, दोनों ही, मतलब ये आप जितने भी विद्यार्थी हैं ना, ये कि सिद्ध वज्रयानी थे, बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, ईसा के आरंभ की सदी में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा, इत्यादि इत्यादि। इसको प्रिंट करवा कर रखना ये आपका काम है। जितनी भी इंपोर्टेंट बात थी हमने सभी को हाईलाइट किया है, जैसे 84 सिद्धों की संख्या थी, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि बात थी। यहाँ पर सबसे पहले सरहपा को हमने पढ़ा, सरहपा के बाद सर सबरपा को पढ़ा, फिर लुईपा को पढ़ा, लुईपा को पढ़ने के बाद की स्थिति डोम्बिपा की थी, डोम्बिपा को पढ़ने के बाद कर्णपा थी, कर्णपा को पढ़ने के बाद की स्थिति इत्यादि इत्यादि बातें थी, ये हमने पढ़ी। कुक्कुरिपा थी। फिर नाथ साहित्य के बारे में बातचीत करी कि नाथ साहित्य वास्तविक रूप में है क्या। ठीक है, ये संक्षिप्त नोट्स हैं। ठीक है, संक्षिप्त नोट्स ये दोनों ही बैचेस में उपलब्ध फाइल है। जैसे ही इस पर हमारी बात कंप्लीट होती है फिर भक्ति काल पर आएंगे। भक्ति काल के भी नोट्स इसी तरीके से उपलब्ध है, वो भी आप तक भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को प्रयास करेंगे कि उसको लिखा कर पढ़ाएं। अगर आपको नोट्स में चाहिए तो आप नोट्स में भी उसको देख सकते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत पुरस्कार बहुत ज्यादा आएंगे, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार या व्यास सम्मान, यानी ऐसी रचना जिनको कोई ना कोई पुरस्कार से नवाजा गया है, उनके पूछे जाने की आयोग के द्वारा प्रबल संभावनाएं होती हैं। ऐसी कोई रचना जो कि प्रसिद्ध है तो सर उसको कोई ना कोई अवार्ड में मिला है, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान या सरस्वती या सलाका, ऐसे पुरस्कार प्राप्त होने वाली रचनाएं इंपोर्टेंट है। उनके रचयिता, उनके लेखक अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे यूपीएससी 2021 से अगर मैं तुलना करूं ना, साहित्य अकादमी पुरस्कारों का बेहद अच्छे तरीके से बोलबाला रहा। ऐसी रचना जिसको कभी ना कभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, उसके लेखक कि बताओ इस रचना को किसके द्वारा लिखा, या ऐसी कोई रचना जिसको व्यास सम्मान मिला है। एक आध सवाल हमें व्यास सम्मान वाले भी मिले कि जैसे रामविलास शर्मा के द्वारा, या फिर कोई भी रचना जिसको व्यास सम्मान दिया गया है, उसके लेखक और उनके बारे में हमसे जानकारी मांगी गई। तो अभी हम आदिकाल पर बातचीत कर रहे हैं, आदिकाल को कंप्लीट करते हैं आज ही, और आज ही कंप्लीट करने के बाद फिर इसके कुछ फैक्ट पर हम और आप मिलकर बातचीत करेंगे। ठीक है ना, डन। पुराने वाले विद्यार्थियों को शायद हिंदी का पढ़ने का क्रम थोड़ा सा टूटा होगा, अगर टूटा है तो एक बार फिर से आप उसी क्रम पर आने का प्रयास करेंगे जो क्रम आपका पहला था। ठीक है जी। नीरज जी और संगीम जी और शिवांशु जी, रोहन जी इधर हैं, और आशीष जी, ठीक है ना, ठीक, डन, ठीक, डन। कोई छंद की पीडीएफ टीम बोल रही है कि सर जी हमने डाल दी है, और आपको छंद की पीडीएफ नहीं मिली है। आप एक काम करिए कि उसको उस
ऐप को ना एक बार रिफ्रेश करिए या नोट्स को रिफ्रेश करिए या दोबारा से लॉगिन करिए, फिर से नोट्स में आओ और देखो कि टीम के द्वारा बोला गया कि सर जी अपलोडेड है, सर जी डाल दी गई है। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं कि सर जी हम पढ़ रहे थे हमारा आदिकाल, और आदिकाल के अंतर्गत सर हमने किसको पढ़ा? आदिकाल के अंतर्गत सर हमने स्वयंभू जी को पढ़ा, अगर आपको याद होगा तो, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया? स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया? ठीक है ना, स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि, नाम याद है ना? नाम याद है भयानी। कौन है? भयानी। इनके द्वारा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। ठीक, डन। इसके बाद सर हमने इनकी एक रचना देखी थी जिसका नाम था परमचिरऊ, और इसको हमें थोड़ा बहुत स्मरण में रखना है, ध्यान में रखना है। परमचिरऊ जैन साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है, जो कि स्वयंभू की भी सबसे प्रसिद्धि वाली कृति मानी गई। इसको जैन रामायण भी कहते हैं, और परमचिरऊ अद्भुत है। यहाँ पर उपेक्षित पात्रों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। उपेक्षित मतलब जैसे जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं या फिर जब हम रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण या रामचरितमानस पढ़ते समय हमें पता चलता है कि भरत और विभीषण या उर्मिला ऐसे उपेक्षित, मतलब ये उपेक्षित पात्र नहीं है, इनके बारे में कम जानकारी हमें देखने को मिलती है। कहाँ से? रामायण से या रामचरितमानस से, कि सर हमें इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा जानकारी वहां पर उल्लेखित नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी केंद्रित हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, माता सीता और उनके युद्ध पर और उन्हीं के प्रसंग के बारे में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें परमचिरऊ की, जिसे जैन रामायण भी कहते हैं, ये उपेक्षित पात्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। जैसे भरत का पात्र हो गया या विभीषण जी हो गए, उनके बारे में अत्यधिक जानकारी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक, अच्छी बात, आगे चलें। अच्छा, इन रचनाओं को भले ही आप छोड़ दें मतलब अगर याद नहीं भी रहेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा परमचिरऊ स्वयंभू जी की है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भयानी जी के द्वारा कहा गया, ध्यान रखिएगा। अगला, उसके बाद सर हमारे आते हैं जिनका नाम था पुष्पदंत। कौन आते हैं? पुष्पदंत। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? जैन साहित्य। अगर हम इन पुष्पदंत जी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा स्वयंभू के बाद पुष्पदंत जैन साहित्य के प्रतिष्ठित कवि माने गए। यानी बीच में अभी और भी हैं, लेकिन वो पढ़ने के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में उनसे सवाल नहीं आते। लेकिन हाँ, पुष्पदंत से अक्सर हमने सवाल भी देखे हैं, ज्यादातर सवाल स्वयंभू जी से भी आते हैं। अच्छा, पुष्पदंत के हमें 4 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, यानी 4 ग्रंथ इनके मान्यता प्राप्त हैं, प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक है महापुराण, एक है सर जसहर चरऊ, एक है सर पाय प्राण कुमार चरऊ, एक है सर कोश ग्रंथ। इसमें से बस एक ग्रंथ आपको ध्यान में रखने का प्रयास करना है, एक है सर कोश ग्रंथ। ठीक है ना, कौन सा है? कोश ग्रंथ। कौन सा है? कोश ग्रंथ। क्योंकि अगर हम बातचीत करें कि ये जो शुरुआत के 3 ग्रंथ है ना इनके, ये शुरुआत के 3 ग्रंथ की रचना धार्मिक उद्देश्य के फलस्वरूप हुई। अच्छा, उसके बाद की अगर हम बात करें, ये जो है ये शिल्पता के आधार पर, बनावट के आधार पर, क्योंकि इस कोश में ना समानता कुछ शब्दों का उल्लेख भी है, यानी शब्दकोश जैसे है ना, लगभग उसी प्रकार का है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो शुरुआत के 3 ग्रंथ हैं ये धर्म की प्रधानता रखते हैं। थोड़ा बहुत अगर ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं भी तो ठीक है, लेकिन इसको ध्यान में रखना। कोश ग्रंथ पुष्पदंत के द्वारा। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद सर हमें पता चलता है कि पुष्पदंत की कुछ कुछ उपाधियां भी हैं। क्या है? एक है काव्य रत्नाकर, एक है कवि कुल तिलक और एक है अभिमान मेरु। 5 स्टार वाला सवाल है। यूपीएसआई 2017 ने इस वाले सवाल को पूछा कि कवि कुल तिलक निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम है? कवि कुल तिलक, हालांकि ये इनकी उपाधियां हैं कि इनको इन उपाधियों से नवाजा गया, लेकिन उपनाम के सेंस में एक सवाल बना कि सर पुष्पदंत की 3 उपाधि देखने को मिलती है, हालांकि ये भी जरूरी है काव्य रत्नाकर या कवि कुल तिलक या अभिमान मेरु इत्यादि इत्यादि। महापुराण रचना के आधार पर भयानी ने पुष्पदंत को अपवंश का वेद व्यास कहा। ये भी 5 स्टार वाला, 5 तो नहीं 4 स्टार वाला सवाल है
यही भयानी कवि क्या कहेंगे, यही भयानी कवि कहेंगे स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि, और यही भयानी जी कहेंगे पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास। क्या कहेंगे, वेदव्यास। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश के वेदव्यास के रूप में कौन जाने गए, पुष्पदंत। अपभ्रंश के वाल्मीकि है ना, हाँ अपभ्रंश के वेदव्यास, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। आगे चले, आगे बढ़ते हैं, एक स्थिति आगे चलते हैं। फिर सर हमें देखने को मिलता है हेमचंद्र सूरी। कौन है, हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी के भी 6 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। एक है कुमारपाल चरित, प्राकृत अनुशासन, एक है छंदानुशासन, एक है हेमचंद शब्दानुसार, एक है सर हमारे त्रिसृष्टि लोकासा पुरुष सालाका पुरुष, एक है सर देसी नाम माला कोश। ठीक है ना, जो शब्दकोश से संबंधित रचनाएं होती है ना, वो अक्सर परीक्षा का चर्चित बिंदु बनती हैं। परीक्षक के द्वारा एक ऐसी रचना जिसकी प्रसिद्धि बहुत है, और प्रसिद्धि क्यों, क्योंकि उसे शब्दकोश से ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। एक तो उस साहित्य के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा या कवि के द्वारा जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, उन शब्दावली का क्या क्या महत्व था, या उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, इसकी जानकारी हमें शब्दकोश से प्राप्त होती है। तो यानी सर एक ये है देसी नाम माला कोश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और एक ऐसा छंदानुशासन। ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट रचना इनकी देखने को मिलती है जैन साहित्य के अंतर्गत। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध आदिकाल से है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये कुछ ऐसी रचनाएं जो आदिकाल के जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, गुरुजी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, निधि जी बोलो ना, निधि जी कह रही है गुरुजी मेरी बात सुनिए। सर ये राइटर उनके रचना का नोट्स दे दीजिएगा, अपलोड करवा दीजिए, इंपोर्ट है जो, ठीक ठीक। निधि जी बोलिए, कुछ बात है या कुछ संशय है या कोई भी जिज्ञासा है मन में तो बताइए। ठीक, अच्छी बात है। सर जी मैं बहुत देर से क्लास ली हूँ, कैसे पढ़ाई है, बहुत टेंशन, कैसे पढ़ी हूँ, अच्छा कैसे पढ़ूं, बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा आपने बहुत देर से क्लास ज्वाइन करी है, कैसे कंप्लीट करें। देखो एक बात तो सामान्यता तय है, बाकी के विद्यार्थियों से थोड़ी अधिक मेहनत तो आपको करनी है, और इस थोड़ी सी अधिक मेहनत को एक सकारात्मक वे में, अगर बोझ मान कर किया कि हाय रे हाय मैं तो पीछे रही, आप कोई पीछे नहीं है, अभी भी समय है। लेकिन हाँ, अब क्लासेस को दुगनी या 1.5 गुनी स्पीड पर जैसे भी आपकी सुनने की क्षमता है उस स्थिति में करने का प्रयास करो। नोट्सों का सहारा लो, नोट्स के सहारे के साथ ये राग अलापना अब से बंद करो कि नहीं गुरुजी मुझसे नहीं होगा, मैंने तो देर कर दी। कोई देर नहीं है, आप अभी भी चीजों को सकारात्मक वे में लेकर आ सकती हैं, चीजों को कंप्लीट कर सकती हैं। लाइव क्लासेस को छोड़ो मत, और जो टाइम आपके पास बचता है उसमें पीछे की क्लासेस को कवर करते हुए आओ, ठीक है ना, डन। आगे चलते हैं, ठीक, चलिए साहब एक स्टेप आगे चलते हैं। इसके बाद सर हम बातचीत करते हैं किन के बारे में, चारणी साहित्य के बारे में। किसके बारे में, चारणी साहित्य। अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें कि सर इस मैप के अनुसार आपकी और हमारी बातचीत चल रही है, और इस मैप के अकॉर्डिंग जैन साहित्य के बाद जो सबसे प्रमुख, यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि आदिकाल का श्रेय अगर कोई है तो वो है सर चारणी साहित्य। छोटा मोटा साहित्य नहीं है, इसी साहित्य के अंतर्गत आपका रासो साहित्य आता है, और रासो साहित्य से अक्सर सवाल बनते हैं, चाहे वह परमाल रासो हो, बीसल देव हो, चाहे हम्बीर रासो हो, चाहे वह पृथ्वीराज रासो हो, रासो साहित्य से अक्सर सवाल बनते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं चारणी साहित्य। पुराने वाले विद्यार्थी थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखिए, जैसे जैसे अब ये क्लास चलेगी ना वैसे वैसे कल से आपका भक्ति काल शुरू होगा। भक्ति काल को कंप्लीट करते फिर रीति काल हम पढ़ेंगे, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। उसके बाद आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल के बाद हम पढ़ेंगे वाक्य, हम पढ़ेंगे उपवाक्य, हम पढ़ेंगे पदबंध। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के हैं, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है, इत्यादि इत्यादि, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक, डन, अच्छी बात है। इसे चारणी साहित्य। अब देखो साहित्य ना सुनने का विषय है या लिखने का, ठीक है ना, सुनने का विषय है या लिखने का। पुराने वाले बैच के अंतर्गत इसको लिखवाया गया, ठीक है ना। अब आपको सुनना है क्योंकि आपके पास भक्ति काल तक तो लिखा हुआ रखा ही है, ठीक है ना, भक्ति काल के पास रखा हुआ ही है। ठीक, डन, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत आभार जी आपका पूजा जी, ठीक है ना, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए अब देखो चारणी साहित्य की जो आधारशिला टिकी है ना, वो टिकी है सर हमारे रासो साहित्य पर। किस पर टिकी है, रासो साहित्य पर
इसकी आधारशिला टिकी है, ठीक है ना। तो पहले ना निपटाते हैं साहब, ठीक है ना, पहले निपटाते हैं हर एक को मतलब रासो साहित्य को, ठीक है। अभी कहाँ गया जी हमारा, ये यहां से शुरू होगा। देखो यहां से सर हमारा चारणी साहित्य शुरू होता है। कौन सा साहित्य शुरू होता है, चारणी साहित्य। ध्यान रखिएगा आदिकाल जो है ना, आदिकाल का चारणी काल ये वीरत्व का प्रतीक माना गया। आदिकाल भी वीरत्व का प्रतीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीर गाथा काल न कहते हुए ये कहा कि केवल वीरता की रचनाओं का संग्रह यहाँ पर नहीं है। आदिकाल के अंतर्गत श्रृंगार भी लिखा गया, वात्सल्य भी है, इत्यादि इत्यादि चीजों का भी वर्णन है। केवल वीरता का वर्णन नहीं है। केवल वीरता का वर्णन मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि कहेंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहिए। हमने पढ़ा भी है, मैंने आपको रटाने का प्रयास किया कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले व्यक्ति कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, की भगवान राम की वीरता अद्भुत है, ठीक है ना, कि आदिकाल को वीर गाथा काल। अच्छी बात है। अब देखो कि सर ये वीरत्व का प्रतीक है, इसके अंतर्गत ऐसे कवि जो राजा के आश्रय में रहते हैं, राजा के आश्रय में रहेंगे तो सर राजा का तो गुणगान करेंगे ही, तो उनकी प्राथमिकता या उनकी अधिकता ज्यादातर देखने को मिलती है। यानी जो कवि जो किसी राज दरबार के शासन काल में रहा, उनके राजा के आश्रय में रहा, राजा अगर युद्ध करने गया और युद्ध करते समय अगर राजा के द्वारा एक सैनिक भी मारा गया तो लेखक ने लिखा आज राजा ने पूरी की पूरी सेना को अकेले ही परास्त किया। भले ही राजा ने एक सैनिक का वध किया है, लेकिन जो उनका दरबारी कवि है प्रशंसित तौर पर लिखने का प्रयास कि आज राजा ने पूरी की पूरी सेना को अकेले ही हराने का प्रयास किया। तो यहाँ अधिक मतलब अतिशयोक्ति ज्यादातर देखने को मिलती है। इस वजह से बहुत सारे कवियों के द्वारा आदिकाल का जो इतिहास है ना, इसमें थोड़ा बहुत संदेह उन्हें प्रतीत होता है, ठीक है ना, खासकर चारणी में। अब देखो जरा यहां पर क्या है कि सर अगर हम बात करें चारणी या रासो साहित्य, जी या तो आप चारणी बोल दो या फिर रासो साहित्य बोलो, मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है। इसका मुख्य स्तर क्या है, मतलब इसका मुख्य स्वर क्या है, वीरत्व, क्योंकि राजाओं के आश्रय में कवि हैं, उनकी वीरताओं का उल्लेख करेंगे। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। मतलब आदिकाल ज्यादातर जो टिका हुआ है ना, ये भाट और चारण कवियों पर ही टिका हुआ है। भाट और चारण जो हैं ये राजा के आश्रय में रहने वाले कवि हैं, यानी राजाओं के बारे में लिखने वाले कवि हैं, ठीक है, अच्छी बात है। समाज में उनका स्थान सम्मान का था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो सीधे राजा से संपर्क में है, अगर मैं कहूं कि मेरी जानकारी नरेंद्र मोदी जी से है, तो भाई मेरा रुतबा समाज में एक अलग ही होगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री से इसकी सीधी बैठक है। या मैं कहूं कि मैं राष्ट्रपति जी को जानता हूं या वो मुझे जानती हैं, तो सर इसका मतलब तो यही है कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हालांकि है कुछ नहीं, ठीक है ना, है कुछ नहीं। और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी पहुंच हो। क्यों? क्योंकि ये जो सम्मान की स्थिति है ना, ये आदमी को छीण बनाने का प्रयास करती है, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, ये चारण या भाट कला पारखी और कला रचना में निपुण होते मतलब हुए थे, या निपुण हो को काटो निपुण थे, तभी तो भाई राजा के आश्रय के द्वारा ये रचनाओं को लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद किसी जो युद्ध होने पर अपनी सेना की अगुवाई विरुद्धावली गा कर किया करते थे। मतलब अगर युद्ध होने की स्थिति है या युद्ध के बाद की सेना की जो अगुवाई है या फिर जनता में जो संदेश है सेना के, वो गा कर पहुंचाया करते थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों के वीरोचित युद्ध घटनाओं का केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, उनकी यथार्थ परक स्थितियों एवं संदर्भों को भी बारीकी के साथ चित्रित करते थे। वीरोचित भावनाओं के वर्णन के लिए इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया। इस वजह से इस पूरे चारणी साहित्य को रासो साहित्य बोलते हैं। एक सवाल एमपीएसआई की परीक्षा में बना कि रासो क्या है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एक बुंदेलखंड से संबंधित एक रचना है जिसका नाम है परमाल रासो, उसे हम कहते हैं आला खंड, ठीक है ना, जहां आला और ऊदल की वीरता का वर्णन है। वहां से एक सवाल बना कि रासो क्या है, तो ध्यान रखना रासो एक छंद का प्रकार है। क्या है? रासो एक छंद है।
चारणी साहित्य में जो वीरता का उल्लेख किया गया वो इसी छंद में किया गया। इसके आधार पर इस पूरे साहित्य को रासो साहित्य बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रासो साहित्य। आगे बढ़ो। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा साहित्य आता है उसका नाम है साहब पृथ्वीराज रासो। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कि सर सबसे पहला है हमारा, अच्छा चलो ठीक है, परमाल रासो से शुरू करते हैं। परमाल रासो को हम कहते हैं साहब आलाखंड। क्या कहते हैं? आलाखंड। एक बात के बारे में कि सर हिंदी साहित्य के आदि काल में आलाखंड बहुत प्रचलित था। ये वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। दोहा, रासो, तोमर, नाराज, पद्धति, अरिहल आदि छंदों का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, कि यहां पर ध्यान रखिएगा। परमाल रासो जिसे आलाखंड भी कहते हैं, इसकी रचना जगनिक ने करी थी। इसको हमने कैसे याद किया? देखो, दो चार रासो साहित्यों को देखो कि अगर हम बातचीत करें साहब आपके पृथ्वीराज रासो, क्या है साहब? पृथ्वीराज रासो। तो सर हमें पता चलता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है, तो हमने इसको ऐसे याद किया, चंद बरदाई जी के द्वारा सर ये लिखित है, चंद बरदाई। ठीक। अच्छा, उसके बाद सर हमें पता चला कि एक और रचना है जिसका नाम है साहब खुमाण रासो। कौन सी है? खुमाण रासो। ये राजस्थान के एक राजा हैं खुमाण। खुमाण रासो, खुमाण रासो के द्वारा, मतलब खुमाण रासो लिखित है किसके द्वारा? खुमान का मतलब एक घमंड भी होता है कि आपको खुमान हो गया, आपको घमंड हो गया। और अगर आपको दल पर विजय प्राप्त करने के बाद घमंड हो गया तो ये बुरी बात है, कि दलपत विजय जी के द्वारा ये लिखा था। हमने इसको कैसे याद किया? हमने इसको याद किया कि अगर कोई व्यक्ति दल पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको घमंड हो जाता है, यानी खुमान हो जाता है, कि पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है। हमने इसको ऐसे याद किया। एक था सर जिसे हम कहते थे परमाल रासो, और परमाल रासो का ही मतलब क्या था? आलाखंड। अगर आपके पास माल है तो उसकी रक्षा सर जाग कर करोगे, यानी जगनिक के द्वारा लिखित है। इसा परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, इसके रचयिता जगनिक। अच्छा, एक और है सर जिसका नाम है बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर मैंने आपसे 20 रुपए मांगे तो आपने हमको तुरंत मना कर दिया कि ना गुरुजी हम नहीं देंगे आपको 20 रुपए। नरपति नाला, किसके द्वारा लिखा है? नरपति नाला। कि सर मैंने 20 रुपए मांगे, साहब मुझे 20 रुपए दे दो। आपने कह दिया ना हम नहीं देंगे सर 20 रुपए, बड़ी मेहनत की कमाई है। एक है सर जिसका नाम है हम्मीर रासो। कौन सा है? हम्मीर रासो। और हम्मीर रासो के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सारंगधर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा है? सारंगधर के द्वारा सर ये रासो साहित्य लिखित है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लो कि सर हम्मीर रासो सारंगधर, सारंग का मतलब होता है, सारंग के विभिन्न अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ धनुष होता है, सारंग का अर्थ कामदेव होता है, सारंग का अर्थ हाथी होता है, हिरण होता है, भौरा होता है, शेर होता है, सारंग का अर्थ धनुष भी होता है, सारंग का एक अर्थ हाथी भी होता है। तो अभी के लिए सर हम इसका अर्थ मानकर चल रहे हैं हाथी, कि सारंग का मतलब है हाथी। और अगर हाथी किसी के ऊपर धर जाए, हाथी किसी के ऊपर धर जाए अर्थात यानी हाथी किसी के ऊपर बैठ जाए तो उसके मुंह से आवाज आती है हाय मम्मी। मीर रासो कि सर सारंग यानी हाथी किसी के ऊपर धर जाए तो सर उसके मुंह से आवाज आती है हाय मम्मी। क्या है? हाय मम्मी। हिंदी के जो पहले प्रमाण के तौर पर एक रासो साहित्य देखा गया, वो देखा गया साहब कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इसमें कविता मिलती है जो कि कुछ कुछ राजस्थानी से संबंधित है, यानी कुछ कुछ सर डिंगल भाषा है। कौन सी? डिंगल। क्योंकि डिंगल और ये जो पिंगल है ना, हमने पहले ही बातचीत करी है, डिंगल और पिंगल आदिकाल की भाषा रही है। अरे भाई देखो, हमने इसको ऐसे पढ़ा होगा, शायद आपको अगर याद है तो। पुराने वाले विद्यार्थियों को शायद याद होगा, लेकिन नए वाले विद्यार्थी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ठीक है ना। नए मतलब ऐसे विद्यार्थी जो कंटिन्यू ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी यूपीएसआई 2.0 वाले। तो हिंदी की द्वितीय बढ़ाई वाले नोट्स नहीं है, हालांकि नोट्स बना दी क्योंकि पल्ले नहीं पड़ा कृपया कि सर जी नोट्स क्या है? नोट्स भाई साहब, इस नोट्स नामक चिड़िया ना, हालांकि आपके बैच में सर्वाधिक जो नोट्स होंगे ना वो हिंदी के होंगे, ठीक है ना। वो किसके होंगे? वो होंगे हिंदी के। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो पॉइंट है नोट्स के, वो या तो टीम के द्वारा अपलोड नहीं है,
या समानता एक अवकारी शब्द वाली फाइल है जिसके अंतर्गत एक पेज गायब है। और तो मैं नहीं मानता कि आपको किस किस के, हम क्लास के अंत में इसके बारे में जरूर बैठकर 10 मिनट बातचीत करेंगे कि किस किस टॉपिक के, ठीक है ना, किस किस टॉपिक के नोट्स हैं या नहीं है, या फिर आपके बैच की लिस्ट को मैं खोलकर देखने का प्रयास करूंगा कौन कौन से नोट्स हैं और कौन कौन से नहीं। फिर आमने सामने बात होगी आपसे, ठीक है ना। फिर जो आमने सामने बात होगी फिर हमें भी पता चलेगा कि सर सामान्यतः कौन से नोट्स भेजने हैं और कौन से नहीं। ठीक, अच्छी बात है। हमीर रासो सारंगधर, ठीक है ना, ध्यान रखिए। मैं कुछ बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, हाँ, कि पृथ्वीराज रासो जो है ना, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत हिंदी के पहले साक्ष्य देखने को मिले। और वो जो पहले साक्ष्य हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी से संबंधित एक कविता मिलती है, एक कविता मतलब एक भाषा थी जो कि डिंगल में लिखी गई थी। किसमें? डिंगल। और डिंगल के बारे में सर हमने पढ़ा था, ये किस किस का मिश्रण है? ये सर है अपभ्रंश जो भाषा है और उसके साथ जो राजस्थानी है उसके मिश्रण को डिंगल कहते हैं। और पिंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर पिंगल जो भाषा है ना, ये अपभ्रंश के साथ और किसका मिश्रण है? सर ये अपभ्रंश के साथ ब्रज का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ब्रज का। ये जानकारी हमने पढ़ी। तो यानी ये जो रासो साहित्य है इसमें डिंगल और पिंगल दोनों का प्रयोग है। हालांकि पृथ्वीराज रासो में भी है लेकिन ज्यादातर डिंगल का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। कि खुमान रासो दलपत विजय, मैंने अगर आपके पास माल है तो रक्षा जागकर, दल पर विजय प्राप्त करोगे तो घमंड होगा, पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है, 20 रुपए मांगे तुरंत ना कह दिया, किसी के ऊपर हाथी धर गया तो मुंह से आवाज आती है हाय मम्मी, ठीक है ना। हम सब पढ़ रहे हैं परमाल रासो। क्या पढ़ रहे हैं हम? परमाल रासो। और अगर आपके पास माल है तो इसकी रक्षा कैसे करोगे? इसकी रक्षा करोगे जाग कर, यानी जगनिक के द्वारा लिखित है ये। इसके द्वारा? जगनिक के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वाले सवाल पर मैं अभी बोल रहा हूं कि इस पर 5 स्टार लगाओ, ठीक है ना, 5 स्टार, बेहद इंपोर्टेंट है। परमाल रासो के अंतर्गत 52 लड़ाइयों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कितनी लड़ाई है? 52। कितनी लड़ाई है? 52। कितनी है? 52। हाँ, डिंगल में वीर रस की रचना ज्यादा हुई है। और पिंगल जो है ना, पिंगल के अंतर्गत क्योंकि वहां पर ब्रज का प्रभाव है तो वहां श्रृंगार भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। 52 लड़ाइयों का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? ऐसा परमाल रासो। आला महाभारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे। अच्छा, और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आला के छोटे भाई का नाम क्या था? उदल। और वह भी अपने बड़े भाई से वीरता में बढ़ चढ़ कर ही थे, कम नहीं थे, ठीक है ना। आला और उदल की कथा आज भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांवों में गाई जाती है। गाई, या जैसे मानकर चलिए बहुत सारे फंक्शन आए, जैसे गांव का मेला आया है ना, गांव का मेला, क्योंकि अलग अलग गांव के अलग अलग दिन पर मेले होते हैं, साल में एक आध बार मेला गांव में लगता है। उस मेले के दौरान गांव के लोगों के द्वारा मिलजुल कर किसी तिराहे पर या किसी चौराहे पर या किसी एक खाली जगह पर ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्रामों के दौरान कुछ नाटक या कुछ लीलाएं ऐसी चीज होती हैं, तो वहां पर आला उदल की भी खूब कथा के नाटक होते हैं, ठीक है ना। आला और उदल की खूब कथाओं के नाटक वहां पर किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करें, आगे चलते हैं। इसके बाद की जो कहानी आती है सर, वो निकल कर आती है सर हमारे खुमान रासो की। किसकी आती है? खुमान। कि सर आपने अगर दल पर विजय प्राप्त कर ली तो क्या होगा? तब सर आपको घमंड होगा, यानी खुमान होगा। क्या होगा? खुमान। ध्यान रखिएगा कि रासो काव्य परंपरा का प्रारंभिक रचनाओं में खुमान रासो का स्थान सर्वोपरि है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिव सिंह सेंगर की कृति शिव सिंह सरोज में मिलता है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस बात को आगे चलकर जानने का भी प्रयास करेंगे, हम सवाल भी इसके बारे में करेंगे। शिव सिंह सरोज जो है ना, शिव सिंह सरोज पहली कृति है जो कि किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिखो। यानी ये जब कृति लिखी गई किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यानी एक सवाल बनता है कि बताइए पहली कृति कौन सी है जो कि हिंदी साहित्य के लिखने को प्रोत्साहित करती है। हालांकि इसमें क्रमबद्धता नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से हिंदी भाषा के इतिहास को या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को बताने का प्रयास जो करेंगे ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी प्रेरणा का स्रोत है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है कि सर इसी शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक में जानकारी मिलती है खुमान रासो के बारे में। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। उसके बाद सर एक आता है हमीर रासो। अगर किसी के ऊपर हाथी बैठ जाए, सारंगधर कहाँ है? हाँ, ये रहे।
कि सर सारंगधर, अगर किसी के ऊपर हाथी बैठ जाए उसके मुंह से आवाज आती है हाय मम्मी। इसका शुद्ध रूप, या ये तो शुद्ध रूप है क्योंकि संस्कृत के आधार पर है, हम इसका परिवर्तित रूप तद्भव में ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं सारंगधर, तो ये भी सही है। परीक्षा ज्यादातर इस नाम को पूछती है, हालांकि बात एक ही है, ठीक है ना, अच्छी बात है। हम्मीर रासो, किसी के ऊपर अगर हाथी धर जाए तो मुंह से आवाज आती है हाय मम्मी। कि हम्मीर रासो अभी तक की स्वतंत्र कृति के रूप में उपलब्ध नहीं हो सका है, यानी इसके कुछ कुछ छुटपुट उल्लेख देखने को मिलते हैं विभिन्न रचनाओं में। अपभ्रंश के प्राकृत पेंगलम, ये एक काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है अपभ्रंश साहित्य का, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। नामक एक संग्रह में संगीकृत हमीर विषयक 8 छंदों को देखा गया है। शुक्ल जी ने इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया। पिछले धारणा के अनुसार इस कृति के रचयिता सारंगधर माने जाते हैं, परंतु कुछ पदों में जज्जल भणः वाक्यांश देखे गए हैं। पंडित राहुल सात्याकन ने इसे जज्जल नामक किसी कवि की रचना माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि प्राकृतम पेंगलम की टीका में भी जज्जल की ही उक्ति माना गया है, अतः इसके रचयिता सारंगधर ना होकर जज्जल है। अब देखो यहाँ पर ना एक मत देखने को मिलता है कि सर हम क्या क्या करें, हम सारंगधर लिख कर आए कि हम जज्जल लिख कर आए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले जो उत्तर करना है वो करना है सारंगधर। क्या करना है? सारंगधर। कि भाई अगर हम्मीर रासो अगर आ जाए तो सारंगधर, और सारंगधर विकल्पों में ना हो तब आप समझना कि एक जज्जल कवि हैं जिनका उल्लेख प्राकृतम पेंगलम में देखने को हमें मिलता है। ये अपभ्रंश का साहित्य है। आगे बढ़िए। उसके बाद सर एक आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के बारे में सर मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस परंपरा की एक रचना विजयपाल रासो का उल्लेख किया है। इसके रचयिता कौन है? नल्हे सिंह। कौन है? नल्हे सिंह। अच्छा, कि अगर मैं इसको याद करने की ट्रिक बनाऊं तो क्या शेर पर विजय पाना ठीक है? क्या शेर को पाला जा सकता है? क्या शेर को पाला जा सकता है? कि सर ना, शेर को पालना मुश्किल बात है। कि शेर पर विजय करने के बाद उसको पाल सकते हैं? कि सर बहुत कठिन कार्य है, किसी दिन अगर उसको भूख लगी और सामने आप हुए तो चीर फाड़ कर देगा तुरंत। कि शेर को पालना कठिन है सर, संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। इसका रचना काल जो है 1298 के आसपास। ठीक, आगे चलो। उसके बाद की स्थिति फिर आता है सर बीसल देवरासो। कौन सा था? बीसल देवरासो। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमें पढ़नी है। एक बार ना मैं आपका रिवीजन करवाने का प्रयास करूं, वरना खिचड़ी होने में देर नहीं लगेगी। कब खिचड़ी होगी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, यानी कब पीछे का स्किप हो जाएगा, कब पीछे का भूल जाओगे, कुछ पता नहीं। अभी तक सर हमने 2-4 बातों के बारे में बातचीत करी। किसके बारे में? 2-4 बातों के बारे में। जैसे सबसे पहले सर हमने बातचीत करी थी स्वयंभू मुनि से, हम चले थे जैन साहित्य से सर हम चले थे, और हमें पता चला कि जो स्वयंभू जी है ना वह अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं, और अपभ्रंश के वाल्मीकि इनको कहेंगे भयाणी जी। कौन कहेंगे? भयाणी जी। कौन कहेंगे? भयाणी जी। भयाणी जी इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहेंगे, और परीक्षक इस बात का फायदा उठाकर खूब सवाल पूछने का प्रयास करेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि स्वयंभू जी के द्वारा 4 रचना लिखी जाएंगी, जिसमें से एक सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है परम चिरऊ। परम चिरऊ को जैन रामायण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत रामायण के उपेक्षित पात्रों के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। सर जी खिचड़ी बन चुकी है, बस खाना बाकी है। हाँ, खाना खाओ ना थोड़ी देर के लिए, खा लो इसी खिचड़ी को, ठीक है ना, खानी भी चाहिए, ठीक है ना, खानी चाहिए, अच्छी बात है। साहित्य सुनते समय अगर आपको नींद नहीं आई तो समझो क्या ही साहित्य पढ़ा। साहित्य नींद दिलवाने का प्रयास करता है, ऐसी नींद की पूछो मत, खर्राटे वाली नींद, ठीक है ना। कैसी नींद? एकदम खर्राटे वाली नींद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद सर हमें पता चलता है क्या, उसके बाद सर हम थोड़ा सा आगे आए, जैन साहित्य के बारे में सर हमने बातचीत करी। सर यहाँ पर फागु चरित्र कुछ शैलियां देखने को मिलती है। फिर आगे सर हम पुष्पदंत पर, स्वयंभू जी के बाद जो प्रमुखता से नाम जिनका हम लेने का प्रयास करते हैं वो ये वाले कवि हैं, है ना, अच्छी बात, जिनका नाम पुष्पदंत। इनकी एक रचना बस हमें स्मरण में रखनी है, कोश ग्रंथ। कौन से? कोश ग्रंथ, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये एक प्रकार के शब्दकोश के समान है। उसके बाद कि सर पुष्पदंत की कुछ उपाधियां देखने को मिलती हैं हमें। एक है काव्य रत्नाकर कहते हैं इनको, यूपीएसआई 2017 पूछ चुका है। कवि कुल तिलक निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम है? या अभिमान मेरु,
इनकी एक उपाधि है, ठीक है ना, डन। उसके बाद सर हमने पढ़ा कि भयानी जी ने पुष्पदंत को ही कहा था कि ये अपभ्रंश के वेदव्यास हैं। अपभ्रंश के वेदव्यास कौन है? यही है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? अपभ्रंश के वाल्मीकि है स्वयंभू जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की स्थिति, उसके बाद की सर स्थिति हमने पढ़ी थी हेमचंद्र सूरी को। किसको पढ़ा था सर हमने? हेमचंद्र सूरी। और हेमचंद्र सूरी के बारे में सर हमें देखने को मिला सर एक तो छंदानुशासन, एक है सर देसी नाम माला कोश। उसके बाद की स्थिति सर हमने क्या देखा? उसके बाद सर हम आ गए थे सीधे चारणी साहित्य पर। किस पर आ गए थे? सीधे सर हम चारणी साहित्य पर आए। चारणी साहित्य पर सर हमें पता चला सबसे पहला जो चारणी साहित्य के अंतर्गत पहला ग्रंथ जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आलाखंड। आलाखंड को ही परमाल रासो कहते हैं। पता चला कि सर अगर आपके पास माल है तो रक्षा तो जागकर ही होगी, रक्षा जागकर होगी तो सर इसमें 52 लड़ाइयों का उल्लेख देखकर मिलता है। जगनिक के द्वारा ये लिखा है कि परमाल माल की रक्षा सर जगकर 52 लड़ाइयों का उल्लेख है। इसमें ही आला उदल की कथाओं का उल्लेख है। ठीक, इसकी भाषा डिंगल और पिंगल दोनों है, लेकिन प्रभाव ज्यादा डिंगल का है। किसका है? डिंगल का। ठीक, आगे बढ़ो। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलें तो हमें देखने को मिलते हैं ये कुछ रचनाएं, जैसे अगर किसी के ऊपर हाथी बैठे तो हाय मम्मी की आवाज, यानी सारंग धर के द्वारा हमीर रासो लिखी गई है। 20 रुपए मांगे, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, यानी बीसल देव रासो नरपति नाला। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है। खुमाण रासो दलपत विजय, दलपत अगर विजय हो जाए, दल पर विजय हो गई तो सर आपको घमंड होगा। अगर आपके पास माल है तो माल की रक्षा तो जागकर, यानी परमाल रासो जगनिक। ठीक, उसके बाद सर खुमाण रासो आती है। और खुमाण कब होगा? जब दल पर विजय हो। इसके प्रमाण के रूप में सर हमें पता चलता है कि शिव सिंह सरोज में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। उसके बाद सर हमें पता चला हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। सारंगधर के द्वारा क्या लिखी गई है? हमीर रासो। अलग अलग मत हैं। कुछ कवि कहते हैं कि ये जज्जल कवि हैं और जज्जल कवि के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है ना, लेकिन पहला उत्तर सारंगधर नहीं है तो जज्जल। ठीक है ना, अच्छी बात। उसके बाद ऐसा विजयपाल रासो नल्हे सिंह। शेर को पालकर, शेर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसको पालना संभव है क्या? ना गुरुजी, किसी के संभव होगा तो होगा, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है ना, हमारे बस की बात नहीं, यानी सर नल्हे सिंह क्या हो जाएंगे? नल्हे सिंह। ठीक, उसके बाद की स्थिति से निकल कर आएगी बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो को हमें एक बार देखना है। क्या देखना है? बीसल देव रासो को हमें देखना है। ठीक, बीसल देव रासो देखो जरा ध्यान से समझो। बीसल देव रासो के बारे में अगर हम बातचीत करें, हिंदी के आदि काल की इस श्रेष्ठ रचना के रचनाकार कौन है? नरपति नाला। 20 रुपए मांगे, आपने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे गुरुजी, नरपति नाला। ठीक है, इसकी रचना 12 से, यानी इसकी रचना के बारे में इसी रचना की एक पंक्ति से हमें जानकारी मिलती है कि कब हुई, कि 12 से बरोत्रा मंझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, है ना, के अनुसार ज्येष्ठवदी नवमी दिन बुधवार सन 1115 ईस्वी संवत 1212 में इसकी रचना हो रही है। एक और मुख्य बात, अगर किसी ईयर से पहले संवत में अगर वह जानकारी है तो संवत हमेशा ईयर के प्रारंभ में आती है, पहले आती है। ठीक, और अगर आपको ईस्वी लिखनी है तो ईस्वी हमेशा सन के बाद में। यूपीएसआई 2021 का सवाल था कि निम्नलिखित में से संवत उल्लेखित उचित क्रम क्या है? मतलब भाव यही होगा, शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन इससे एक सवाल बना है, अगर संवत में कोई ईयर लिखी जाती है तो ध्यान रखिएगा संवत आती है कहां पर? ईयर के पहले, और ईस्वी आती है ईयर के बाद। ठीक, डन। अच्छा, कि अगर सर किसी संवत को ईयर में बदलना हो तो, किसी संवत को ईयर में बदलना हो तो आप घटाएंगे -57, तब जाकर सर वह ईस्वी में परिवर्तित होगी। है ना, घटाना है 57, है ना, क्योंकि संवत की जो शुरुआत हो रही है वो कब? ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व, तो सर हमें घटाना पड़ता है। और अगर किसी ईस्वी को संवत में बदलना पड़ेगा तो सर हमें 57 जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर कोई ईस्वी है उसको हमें घटाना है, मतलब उसको हमें संवत में बदलना है तो सर जोड़ना पड़ेगा 57, तब सर हमें विक्रम संवत प्राप्त होगी। सर हमें विक्रम संवत प्राप्त होगी। ठीक है ना, डन, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छी बात है।
अच्छा, इसके रचयिता नरपति नाला अजमेर के चौहान राजा बीसल देव, जो विग्रह राज चतुर के समकालीन थे। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं, ठीक है। इस कृति में अजमेर के चौहान राजा विग्रह राज तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग एवं पुनः मिलन की कथा का सरल सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। देखो जरा यहां पर समझने का प्रयास करो, ये दो नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है। किसके बारे में? कि सर बीसल देव रासो के बारे में। कि सर बीसल देव रासो है तो सर इन्हीं के ही किसी आश्रयदाता कवि के द्वारा इसको लिखा गया है, और वो जो आश्रयदाता कवि हैं सर वो कौन है? नरपति नाला। इन्होंने क्या कहा कि एक तो बीसल देव कौन है, एक तो सर एक है अजमेर के चौहान राजा विग्रह राज जिनका नाम बीसल देव है, बीसल देव, और एक भोज परमार की बेटी है जिसका नाम है राजमती। इनके प्रेम के संबंध में सर यहाँ पर गीत उल्लेखित हैं, ठीक है ना। इनके प्रेम यानी सर आदिकाल जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, इसमें श्रृंगार की बात। ठीक, आगे बढ़ो। उसके बाद सर आती है हमारी कहानी किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ बातें हमें ध्यान से देखनी है। रासो काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। अभूतपूर्व इसमें साहित्य है और इसके कारण इसकी श्रेष्ठता थोड़ी सी उच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखो हिंदी का अगर प्रथम कवि आपके एग्जाम में आता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तो ज्यादातर लोग सरहप्पा को मानते हैं। किसको मानते हैं? सरहप्पा, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल कोई सवाल बनेगी साहब बताइए हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है, तो चंद्रवरदाई। इनका एक काव्य है यानी इनका रासो साहित्य जिसका नाम पृथ्वीराज रासो, इसको प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत सलाहकार मित्र और राजकवि थे। कौन? चंद्रवरदाई। किसे? चंद्रवरदाई दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के सामंत हैं, सलाहकार हैं, मित्र और राजकवि हैं। इनके विजय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन हुई। ये एक प्रकार की किंवदंती है। किंवदंती अर्थात कि इनकी जन्म और मृत्यु एक ही दिन हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद की कहानी सर निकल कर आती है इसी के बारे में। हाँ, ये हुआ। अब देखो हमने इसके बारे में कुछ अलग अलग फैक्ट पढ़े, अब वो फैक्ट एक बार सर हमें फिर से पढ़ने हैं, ठीक है ना। इतनी सभी बातों को एक बार फिर से हमें देखने का प्रयास करना है। जैसे देखो, अब ध्यान से केवल सुनना। क्या करोगे? 12 मिनट है आपके पास, 12 मिनट सुनोगे, उसके बाद कुछ मिनट मैं आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपके नोट्स के बारे में। आदिकाल का समय लगभग 1050 से 1375 विक्रम संवत है। क्या है? विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह समय दिया है, ठीक, विक्रम संवत। आदर्श समय की बात करें तो सर 1000 से हिंदी की शुरुआत हुई और 1000 से 1350 ईस्वी ये इसका आदर्श समय है, ठीक। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। एक बार नामों से अक्सर सवाल बनते हैं, एक बार फिर से लपेटो उनको, ठीक है ना। एक बार नामों से अक्सर सवाल बनते हैं, एक बार नामों को फिर से देखने का प्रयास करो, ठीक है। देखो, जॉर्ज ग्रेनसन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेनसन जी के द्वारा हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन किया गया। इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें हिंदी को 11 भागों में बांटा और जो हिंदी का शुरुआती समय है उसको कहा चारण काल। क्या कहा? हिंदी के शुरुआती समय को चारण काल। इस वजह से बोलते हैं कि हिंदी का शुरुआती समय जैसे आदिकाल कहते हैं, जॉर्ज ग्रेनसन ने उसको चारण काल कहा। कि जॉर्ज ग्रेनसन ने आदिकाल को चारण काल कहा, और चारण काल कहने वाली व्यक्ति एक और है, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी को 2 भेदों में बांटा। पहला जो भेद बना उसको कहा था संधि काल है, कि यहाँ पर राजाओं की संधि होंगी। दूसरे भेद को कह दिया चारण काल, यानी चारण काल नाम देने वाले 2 व्यक्ति हैं, रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेनसन। समानता बात 1-2 ध्यान रखना कि सर दोनों के द्वारा चारण काल कहा गया। अगर परीक्षा में दोनों आ जाएं, वैसे तो होंगे नहीं, या तो ये होंगे या फिर ये, अगर दोनों आ जाएं तो प्रायोरिटी पर जॉर्ज ग्रेनसन जी को हम रखकर चलेंगे, ठीक, डन। कि मिश्र बंधु कहेंगे आरंभिक काल, की हिंदी के शुरुआती समय को आरंभिक काल, कि मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। रामचंद्र जी की वीरता, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा, कि सर बहुत वीर हुए उस समय तो, ठीक। अच्छा सर जी बस करिए, किसको बस? अरे मान जाओ रे,
ठीक है ना। हाँ सर कमेंट देखिए, लड़ाई हो रही है क्या कमेंट में? कमेंट में लड़ाई हो रही है भाई साहब। हमारे साथ ना एक और यूपीएसआई का बैच है, ठीक है ना। बिट्टू जी, नीरज जी, अंतिमा जी, अंजलि जी, ठीक है ना। आप सभी पुराने विद्यार्थी हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, एक और बैच है हमारे पास यूपीएसआई का। ये बच्चे भी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं। ये डेली बोलते हैं कि गुरुजी आपको बुआ जी याद कर रही हैं। कौन याद कर रही है? बुआ जी। और भाई साहब बुआ जी और हमारे बीच में जबरदस्ती से कुछ ना कुछ बात बिठाई जा रही, और बात बिठाई जाए तब तो ठीक है, लेकिन सर बात बिठाने के बाद फिर हम ये खबर आपके घर तक भी पहुंचाएंगे, मतलब आपकी धर्मपत्नी तक किसी ना किसी माध्यम से ये जानकारी पहुंचाएंगे। अब भाई हम बड़े संशय में फंसे हुए, ठीक है ना, कि एक बुआ जी हैं जो हमारे लिए करवा चौथ का भी व्रत रही। भाई साहब अद्भुत स्थिति है, ठीक है ना। सुधर जाओ रे, ठीक है ना, सुधर जाओ तुम। गुरुजी बुआ जी हैं और ये है वो है फलाना ढिकाना, ठीक है ना। गुरुजी वो अभी बैचलर है, हाँ ये बिल्कुल सही। गुरुजी देखिए ना, हाँ हाँ बिल्कुल देख रहे हैं साहब, ठीक है ना। सर कंप्लीट कर दीजिए इसको, मेरा डाउट है उसके बाद। हाँ पहले ना इसको कंप्लीट करते हैं। देखो राहुल सात्यकन, कि सर राहुल सात्यकन ये सा से शुरू होता है तो सर सिद्ध सामंत काल, ये भी सा से शुरू। राहुल सात्यकन जी ने सिद्ध सामंत काल। कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। खेत में बीज बोने का काम ना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो खेत में बीज बोता है वो सर महान वीर होता है, यानी किसान, किसान महावीर होते हैं, ठीक है ना, महावीर होते हैं, ठीक है ना। कि सर बीज बोने का काम हर किसी के बस की बात नहीं है। जो खेत में बीज बोएगा, काटेगा, निराई गुड़ाई सिंचाई, वो सर कोई महान ही वीर है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहेंगे वीर काल, यानी कि पूरे विश्व में, नाथ यानी ईश्वर, पूरे विश्व में ईश्वरों के मंदिर में प्रसाद लेना आम व्यक्ति की बात नहीं है। कि पूरे विश्व के मंदिरों में जो प्रसाद लेकर आए वो भी आगे लगकर, ठीक है ना, लाइन में धक्का खा कर, सर जी ये भी वीरों का काम है, ठीक है ना। पूरे विश्व के मंदिरों में प्रसाद लेने की बारी किसी वीर पुरुष की ही है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी की शुरुआत सर मानते हैं हम 1000 ईस्वी से, हिंदी की शुरुआत यानी, और शुरुआत को ही कहते हैं आदि। क्या कहते हैं कि सर आदिकाल को आदिकाल कहने वाले व्यक्ति कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों? 1000 में इसकी शुरुआत हुई तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि सर हिंदी की शुरुआत 1000 में हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार वर्मा कहेंगे संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल। यानी भगवान श्री राम से किसी ने कहा कि भाई, मतलब भगवान श्री राम ने रावण से कहा भाई से संधि कर लो। भगवान श्री राम बोले नहीं, हम 4 भाई हैं, लंका लगा देंगे तुम्हारी, ठीक है ना। तो राम कुमार वर्मा से, मतलब राम जी से कहा संधि करो, वो बोले ना 4 भाई हैं हम, अच्छी बात, डन। इसके बाद सर फैक्ट पर आओ फटाफट से, ठीक है ना, फैक्ट पर आओ। कि सर हमें पता चला कि सर इसका नामकरण हो गया। नामकरण के बाद कि सर हमारे रामचंद्र शुक्ल यानी भगवान श्री रामचंद्र, उनकी वो वीरों की वीर है, गाथा ही गाथा, ऐसे जानकारी। कि सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा। कि सर 1000 में शुरुआत हुई, आदि का मतलब शुरुआती है, सर 1000 में शुरुआत। जॉर्ज ग्रैंडसन ने चारण काल कहा, राहुल सात्यकन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है, किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। आगे बढ़ो रे, एक और सवाल। कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी और चंद्रमा का घनिष्ठ संबंध है, चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखित है, और ये प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको प्रथम महाकाव्य का दर्जा दिया है। श्रावणकाचार, ध्यान रखिएगा, श्रावणकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, जो कि देवसेन जी के द्वारा लिखित है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का प्रथम जो रचना मानते हैं, मतलब प्रथम महाकाव्य मानते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो मानते हैं वो मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, लेकिन श्रावणकाचार हिंदी की प्रथम रचना। ऐसा कोई सवाल है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी की पहली रचना, उसका नाम है श्रावणकाचार, जो कि देवसेन जी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा है? कि सर ये देवसेन जी के द्वारा लिखित है, ठीक है ना, डन। आगे चलो। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ये मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य। लेकिन हिंदी का प्रथम कवि
हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? चंद्रवरदाई को। कि सर जी हम किसको करें? आप सर हिंदी का अगर प्रथम कवि आते हैं तो सर सरहपा को मानकर चलोगे। इसके बारे में अभी हमने बातचीत करी थी। खुमान रासो, अगर आपको खुमान हो गया तो कब होगा? दल पर विजय के बाद। कि सर 20 रुपए मांगे, तुरंत मना कर दिया, हम नहीं देंगे। कि सर अगर आपके पास माल है तो माल की रक्षा तो सर हम जाग कर करेंगे, यानी जगनिक, इसी को आलाखंड कहते हैं। ठीक, डन। उसके बाद मैंने कहा विजयपाल रासो की रचना नल्हे सिंह भाट ने करी थी। ध्यान रखिएगा, विजयपाल रासो, नल्हे सिंह। विजयपाल रासो नल्हे सिंह की सिंह को पाल सकते हैं क्या? नहीं साहब, ठीक है ना। हमीर रासो, किसी के ऊपर अगर हाथी धर जाए तो मुंह से आवाज आएगी हाय मम्मी, ठीक है ना। अच्छा, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति वीर रस की प्रधानता है। मतलब आदिकाल में आश्रयदाता कवि थे। आश्रयदाता कवि अपने राजा की वीरता का तो उल्लेख करेंगे ही। आदिकाल की भाषा डिंगल और पिंगल थी। ध्यान रखना, डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण है। फिर कह रहा हूं डिंगल मतलब कि सर राजस्थान के लोग करते हैं डिंगल डिंगल। राजस्थान के लोग क्या करते हैं? डिंगल डिंगल। और ब्रज, ब्रज में मिलती है सर यमुना नदी, और यमुना नदी के पानी को हम पीने का प्रयास करते थे। यानी कि सर पिंगल की बात करेंगे कि सर अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण है। ब्रज के पानी को पीने का प्रयास करते हैं, ऐसे याद करो कि सर ब्रज जहां पर आ गई तो सर पिंगल, अपभ्रंश के साथ ब्रज है तो ब्रज के यमुना नदी के पानी को पीने का प्रयास करते हैं तो सर पिंगल। और डिंगल डिंगल करते हैं कौन? राजस्थानी लोग। यहाँ पर अपभ्रंश के साथ राजस्थानी, अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा पिंगल, ब्रज के पानी को पीना, और डिंगल करते हैं राजस्थानी, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी डिंगल। अमीर खुसरो का असली नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो जी का चरित्र हमें पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कि हम अभी आएंगे थोड़ी देर में कि भाई इन्हों तूतीय हिंद बोलते हैं इनको, या तोताए हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो जी को, ठीक है ना। हम इनके बारे में बातचीत करेंगे साहब, अमीर खुसरो जी के बारे में, ठीक है ना। अमीर रासो इत्यादि, चारनी साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि इत्यादि। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? कि भाई हम अमीर खुसरो को तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम अमीर खुसरो जी को पढ़ेंगे साहब थोड़ी देर के बाद ही सही, या समय मिला तो कल, नहीं तो इनको तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जी को हम पढ़ेंगे साहब, ठीक है ना। अमीर खुसरो को पढ़ेंगे, इनकी कुछ कुछ बातें जानने का भी हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, और इनकी कुछ कुछ रचनाएं भी देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। अभी के लिए यहीं पर आओ, अभी के लिए फैक्ट पर आओ, देखो, ठीक है ना। अमीर खुसरो का जो बचपन का नाम निकल कर आएगा वो आएगा अबुल हसन, ठीक, डन। उसके बाद अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहते हैं, तूतीय हिंद कहते हैं। अच्छा, अमीर खुसरो ने पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने, इस प्रकार की रचनाओं का उल्लेख करी है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, यानी विद्यापति जो है ना उनको मिथिला का कोकिल भी कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं, या मैथिली का सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। कीर्तिलता की भाषा अवधी है और पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि सर पदावली मैथिली, यानी मिथिला से संबंध किसका है? माता सीता का, और माता सीता के पदों को हम पूछते हैं, यानी ऐसे याद करो कि माता सीता के जो पैर हैं उनको पूछते हैं, पदावली मैथिली। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं स्वयंभू, मोस्ट इंपोर्टेंट। और स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। किसने कहा था? भयाणी जी ने। इनकी रचना है परमचरऊ, और परमचरऊ को जैन रामायण कहा जाता है, डन। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, और नाथों की संख्या कितनी है? 9। सिद्धों की संख्या 84। कि सर गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया, जिसमें हा का अर्थ क्या है? हा का अर्थ है सूर्य, और ठा का अर्थ क्या है? ठा का अर्थ है सर चंद्रमा, ठीक है ना। हठ योग का उपदेश दिया, जिसमें हा का अर्थ सूर्य है, ठा का अर्थ चंद्रमा। सिद्धों की संख्या 84 है, और नाथों की संख्या 9, ठीक। उसके बाद मैं अगर आपसे कहूं सरहपा ने दोहा कोश की रचना करी, जो कोश वाली रचनाएं होती हैं ना वो थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। दोहा कोश की रचना करी। उसके बाद कि सर सरहपा चर्यापद की रचना करी। हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि, देखो ध्यान से सुनो, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू। अपभ्रंश का वेदव्यास पुष्पदंत, और अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को। ये 3 सवाल आते हैं क्या कि सर अगर मैं कहूं अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो सर अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू।
और अगर मैं कहूं अपभ्रंश के पाणिनि कौन है, अपभ्रंश के सर पाणिनि निकल कर आते हैं हमारे हेमचंद्र, बनाते हैं हेमचंद्र अपभ्रंश के पाणिनि। और अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश के वेद व्यास है पुष्पदंत, ठीक है ना, कौन है, पुष्पदंत, अपभ्रंश के वेद व्यास, ठीक। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरि हैं, जो जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, इंपोर्टेंट है कि सर उपदेश रसायन रास, रास और फागु किससे संबंधित है, जैन साहित्य, ठीक है ना, कि सर रचयिता जिनदत्त सूरि हैं। आदि काल के रासो काव्य में ऐतिहासिकता की उपेक्षा काल्पनिकता अधिक है, काल्पनिकता मतलब राजा के आश्रय में कभी रहेंगे तो राजा की तो अगर उसने एक सैनिक मारा तो लेखक तो कि पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया। इसके बाद के जो फैक्ट है ना वो कल वाली क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये 100 फैक्ट है, 100 फैक्ट मतलब 100 इंपोर्टेंट सवाल आदिकाल के, ठीक है ना। अगर इन्हीं को हम सवाल के रूप में करते तो कम से कम 2-3 घंटे की क्लास चलती, लेकिन हम इनको 100 फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम इनको 100 फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, जो कि बेहद इंपोर्टेंट बात होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद की क्लास कल। अब बातचीत करते हैं साहब आपके नोट्स पर, ठीक है ना, नोट्स पर। रुको जरा, मैं जरा चेयर खींच लूं, रुको भाई, मैं जरा चेयर खींचता हूं, नोट्स पर बातचीत करते हैं थोड़ी देर, ठीक है ना, ताकि आपके बैच में कौन कौन से नोट्स हैं या कौन कौन से नहीं है मुझे पता चले, ठीक, मुझे पता चले। रुको जरा, मैं जरा फोन में आपका बैच खोल लूं, ठीक है ना, मैं फोन यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकेंड रुको जरा, मुझे बैच खोलने दो तब बात करेंगे, ठीक है ना। UPSI 2.0 सर, अगर हम हमारी क्लास में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हिंदी 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 101 यानी सगुन है। नोट्स में आए, देखो वाच्य के नोट्स आपके बैच में है, ठीक है। वाच्य के साथ काल के हैं, अलंकार के हैं, अलंकार के प्रश्न है, संज्ञा है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, लिंगवचन कारक है, विलोम शब्द है, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम शब्द, निपात, क्रिया, अवकारी शब्द, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, वर्णमाला। छंद के नोट्स नहीं है, ठीक है ना, छंद के नोट्स नहीं है, ठीक। आपने एक तो कहा कि गुरुजी हमारे पास छंद के नोट्स नहीं है, अभी लो, रुको अभी लो, अब पीछे की किसी की सुननी ही नहीं है। अपभ्रंश अपभ्रंश रुको, अलंकार, अलंकार के नोट्स, रुको जरा, है ना, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। एक एक सेकेंड, हमारे कंप्यूटर जी अभी भी बोल रहे हैं कि सर जी ये तो अपलोडेड है, और मुझे ये दिख नहीं रही, और अगर मुझे नहीं दिख रही तो आपको कैसे दिख रही होगी, ठीक है ना। देखो हमारे कंप्यूटर जी अगर बात सुन लें हमारी तो शायद ये फाइल अभी आ जाएगी आपके पास, अगर नहीं सुनेंगे तो साहब फिर तो हम कोई और तरीका देखने का प्रयास करते। रुको, देखो मैं अभी आपके बैच में हूँ, मैं अगर आपके बैच में हूँ तो मैं अगर इस वाली फाइल को देखूँ तो मुझे तो ये फाइल नहीं दिख रही, ठीक है ना। मैं अगर आपके बैच में देखूँ तो चलो ठीक है, एक छंद वाली फाइल है, और बताओ भाई, और बताओ सर, अलंकार के नोट्स वाली फाइल खुल नहीं रही है, उसको कुछ बता दीजिए। एक अलंकार वाली, सर जी कारक, अच्छा नीरज जी ने कहा है कारक, रुको जरा, कि सर जी अलंकार वाली फाइल खुल नहीं रही है, एक सेकंड रुको, हाँ मैं जरा खोल के देखूँ, और अगर मेरे फोन में खुल गई ना अलंकार वाली फाइल, खुल तो रही है रे, खुल तो रही है, खुल तो रही है, अलंकार प्रश्न वाली फाइल भी खोलूँ वो भी खुल रही है, दोनों फाइल ओपन है, ठीक है ना, दोनों फाइल खुल रही हैं। अपने फोन को एक काम करो, एक अच्छी सी दीवार देखो और ऐसे हाथ पर रखो, ऐसे ऐसे, और ऐसे पकड़ो, मारो फेंक कर, ठीक है ना,
वो पूरा का पूरा फोन ही खुल जाएगा, ठीक है। फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, है ना। सर 100 फैक्ट पढ़ा दीजिए लेकिन सेंटेंस नहीं, पूरे यूपी जी के में चलने दीजिए, वहां भी सर 40 मिनट में भाग जाते हैं। अरे 40 मिनट में, अच्छा हाँ तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आप एक बैच वाले विद्यार्थी जा सकते हैं। सही 100 फैक्ट में पढ़ा दीजिए लेकिन सीक्वेंस में ही पढ़ा है। हाँ बिल्कुल 100 फैक्ट भी है लेकिन सीक्वेंस पे में भी हम चल ही रहे हैं। देखो आपको आज ये वाली फाइल भी प्राप्त होगी, इसके अंतर्गत आपके जो आदिकाल के नोट्स है ना, कुल मिलाकर सर इसके अंदर 20 पेज हैं, और 20 पेज के बारे में जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, चाहे वो नाथ साहित्य के बारे में हो, चाहे नाथ गृहस्थों में मतभेद की स्थिति या गृहस्थों को हीन भावना से देखने का प्रयास, जैसे गृहस्थों के प्रति अनादर का भाग, किसी हठ योग, और जिसमें हा का अर्थ क्या है, हा का अर्थ सर सूर्य है, और सर ठा का अर्थ क्या है, ठा का अर्थ है चंद्रमा। हर एक चीज लिखी गई है, इसको प्रिंट करवाना और प्रिंट करवाने के बाद इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है ना, पढ़ने का। डन। ये सभी मतेंद्र नाथ, गोरखनाथ इत्यादि जिनको हम पढ़कर आए हैं। अच्छा उसके बाद सर यहाँ पर अलग 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 चीज, जैसे जलंधर नाथ, ये सभी हमने सिद्ध साहित्य में पढ़े। किसमें पढ़े? सिद्ध साहित्य में, ठीक है ना। डन, ठीक। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। सही तत्सम तद्भव का फाइल, ठीक है जी साक्षी जी, ठीक है साक्षी जी तत्सम तद्भव, और नीरज जी ने कहा है कारक, ठीक है। डन। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।